नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में इन दिनों राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। सवाल उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन की पहल करने वाले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही इसका हिस्सा बनकर रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। इस पर संशय के बादल गहरा गए हैं। इस बीच रिपोर्ट्स हैं कि नीतीश कुमार ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और सभी जेडीयू विधायकों को पटना बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि सीएम आवास पर जेडीयू नेताओं की बैठक होने वाली है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर चल रही अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। इस बीच अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक दिल्ली बुला लिया है। सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना भी हो गए हैं। उनके साथ अश्विनी चौबे भी दिल्ली गए हैं। कहा जा रहा है कि गुरुवार को जदयू के वरिष्ठ नेता भी केसी त्यागी दिल्ली रवाना हो गए। बिहार के इन 3 नेताओं के दिल्ली जाने के इस घटनाक्रम ने सियासी कयासबाजी को और हवा दे दी है। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोलकर लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला था, जिसके बाद साफ हो गया कि बिहार में आरजेडी जेडीयू खेमे में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के गुरुवार के ट्वीट से और साफ हो गया है। रोहिणी ने एक के बाद एक ट्वीट में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर कहा कि एक समाजवादी जो हवाओं की तरह विचारधारा बदल रहा है। फीज जाहिर करने से क्या होगा जब कोई हमारे योग्य नहीं है। कानून के शासन की अवहेलना कौन कर सकता है जब किसी की नीयत में खोट हो। हालांकि इस ट्वीट को वापस ले लिया गया है, यानी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये ट्वीट काफी देर तक सोशल मीडिया पर रहा। अब ये वायरल हो रहा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अब नीतीश कुमार को लेकर फिर दावा कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि खेला चालू है, बिहार परिवर्तन की ओर अग्रसर है, जो भी होगा राज्य हित में होगा। जिसके बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। हालांकि मांझी के इस ट्वीट में सच्चाई दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुवार को ही बिहार कैबिनेट की बैठक में ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में खास बातचीत नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक 20 मिनट चली कैबिनेट मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच कोई सीधा संवाद नहीं हुआ। रही सही कसर लालू यादव की बेटी रोहिणी के बैक टू बैक ट्वीट ने पूरी कर दी। टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के 2 मुख्य विरोधी हैं, बीजेपी और अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने कहा कि अधीर बीजेपी की भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन के बंगाल में काम नहीं करने के 3 कारण हैं: अधीर रंजन चौधरी, अधीर चौधरी, अधीर चौधरी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि टीएमसी के साथ सीट बंटवारे के गतिरोध का समाधान निकलने की उनको उम्मीद है। रमेश ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ममता बनर्जी के बिना इंडिया के बारे में नहीं सोच सकती है, क्योंकि वो देश में भाजपा के खिलाफ लड़ाई में बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि ममता बनर्जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि हमारा आदर्श वाक्य समान है। अगर हम बंगाल और भारत में भाजपा को हराना चाहते हैं तो उनकी बहुत जरूरत है। हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मन में ममता जी के प्रति बहुत सम्मान है। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने देश भर में अन्याय से लड़ने की में विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि यात्रा के साथ न्याय शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि देश भर में अन्याय का बोलबाला है। इंडिया ब्लॉक पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। बता दें, इंडिया गठबंधन में विश्वास जताने वाली राहुल गांधी की ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल में चुनाव अकेले लड़ने के ममता बनर्जी के फैसले के 1 दिन बाद आई है, जिससे विपक्षी गुट में हलचल मच गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में कहा कि पीएम मोदी वादे करते हैं, हर अखबार में मोदी की गारंटी का विज्ञापन छपता है। उनकी क्या गारंटी थी? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन वापस लाएंगे, सभी के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। इनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप पहले की गारंटी पूरा कीजिए जिनका आपने वादा किया था। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीबीआई, आईटी, ईडी से हमारे एमएलए एमपी को डरा रहे हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए हमारे नेताओं पर जांच एजेंसियां बैठा रहे हैं। जब जब आपकी ताकत बढ़ती है तब तब बीजेपी आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर गुरुवार को दावा किया है। असम सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इंडिया टुडे ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि राहुल गांधी अपनी बस में यात्रा में बॉडी डबल का प्रयोग कर रहे थे। इसका मतलब बस में जो व्यक्ति बैठे थे और खिड़की से लोगों को देख रहे थे वो शायद राहुल गांधी थे ही नहीं। शर्मा ने वीडियो रिपोर्ट का जिक्र करते हुए दावा किया कि बस के सामने जो राहुल गांधी हैं वो राहुल नहीं है। अंदर में 8 लोगों के बैठने का एक कमरा है, वो कमरे में बैठते हैं, बाहर वो बॉडी डबल इस्तेमाल करते हैं। इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर कहा, पगला गए हो तुम हिमंता, सदमा गहरा लगा हुआ है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार करेंगे
उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने ट्विटर पर सवाल पूछा। प्रियंक खड़गे ने शर्मा को सोशल मीडिया पर टैग करके पूछा, लोकसभा चुनाव तक इंतजार क्यों करना? अगर राहुल गांधी ने कानून को तोड़ा है तो आगे बढ़िए और कदम उठाइए। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि राहुल गांधी सच बोलते हैं। आप मणिपुर में अपने पड़ोसियों के लिए खड़े नहीं हुए और असम के लोगों को लूट रहे हैं। शर्मा ने इस ट्वीट पर जवाब दिया, भाई चुनावों के दौरान हमें राहुल गांधी की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में रेल, सड़क, जल शक्ति और औद्योगिक विकास शामिल है। इस मौके पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक PM मोदी ने इस मौके पर कहा, जब सरकार सभी लाभार्थियों तक पहुंचती है तब भेदभाव, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। यही है सच्ची धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार फिर से बीजेपी में लौट आए हैं। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से आने वाले शेट्टार ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर भाजपा छोड़ दी थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले हालात बदल गए हैं। बीजेपी सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चुनाव से ऐन पहले फिर से जगदीश शेट्टार गुरुवार को भाजपा में लौट आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में गुरुवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को ट्रैक्टर से कुचल डाला गया। प्रतिमा नहीं टूटी तो सबलों और पत्थरों से उसे तोड़ा गया। पूरे बवाल में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल नहीं। संबंधित थाने के SHO भीम सिंह देवड़ा को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना को लेकर प्रशासन ने भीम आर्मी से जुड़े लोगों पर आरोप लगाए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस घटना में भीम आर्मी के नेता शामिल हैं। बता दें, उज्जैन जिले की मकड़ोनिया पंचायत में पाटीदार समाज और भीम आर्मी के बीच लंबे समय से टसल चल रही है। पंचायत में खाली पड़ी जगह पर भीम आर्मी बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रतिमा लगाने की मांग कर रही है, जबकि पाटीदार समाज के लोग सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन इसी बीच पाटीदार समाज के लोगों ने बुधवार रात खाली पड़ी जगह पर सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित कर दी। इसके बाद इस बात की भनक भीम आर्मी से जुड़े लोगों को लगी तो उसके झंडे तले गुरुवार सुबह लोग जमा हो गए और उन्होंने भी वो कर डाला जिसकी कल्पना प्रशासन ने शायद ही की हो। 2-3 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर उद्घाटन का असर कितना होगा, इस संदेह को दूर करने की भी पूरी तैयारी लगती है। राम मंदिर की भावना को कमजोर नहीं होने देने के लिए कई स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना तो ये है कि देश भर से लाखों लोगों को राम मंदिर की तीर्थ यात्रा कराई जाए। राम मंदिर के आसपास व्यापक गतिविधि बनाए रखने के उद्देश्य से RSS और भाजपा सहित संघ की विभिन्न शाखाएं आने वाले महीने में 50 लाख से अधिक लोगों को मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या ले जाएगी। सामूहिक तीर्थ यात्रा कार्यक्रम 17 अप्रैल को पड़ने वाली रामनवमी तक जारी रहेगा। यह वही समय है जब लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे होंगे या खत्म होने होंगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में दूसरे दिन भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बुधवार को श्री राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंच गए। वहीं पहले दिन 23 जनवरी को जब ये मंदिर पहली बार आम लोगों के लिए खोला गया तो यहाँ 3.17 करोड़ रुपए का दान मिला। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने बताया कि प्रतिष्ठा समारोह के बाद दूसरे दिन बुधवार को रात 10 बजे तक 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने मंदिर में दर्शन किए। वहीं पहले दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PB वराले को गुरुवार को देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ दिलाई। एक दिन पहले केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के सुझाव में उनके नाम पर मोहर लगाई थी। इस समारोह के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हो गए हैं और कोर्ट में जजों की जरूरी संख्या पूरी हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 सिटिंग जज ऐसे हैं जो दलित हैं। 2 अन्य जस्टिस BR गवई और CT रवि कुमार हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव में वीवीपैट के अधिक उपयोग की मांग पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिलने से इनकार करने पर चुनाव आयोग की आलोचना की और इसे अन्याय बताया जो लोकतंत्र की नींव पर हमला करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि नेशनल वोटर्स डे अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता का प्रयोग करके अपने भाग्य का निर्धारण करने की लोगों की शक्ति की पुष्टि करता है। एक्स पर एक पोस्ट में जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के द्वारा इंडिया गठबंधन से मिलने से मना करने पर कहा है, ये दुख की बात है कि ये स्वतंत्र संस्थान इंडिया ब्लॉक से संबंधित नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर रहा है, जो केवल मतदाताओं द्वारा वोट डालने पर वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर अपनी बात रखना चाहते हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर से बवाल होना शुरू हो गया है। आरक्षण की मांग के लेकर
विरोध प्रदर्शन करने वाले हजारों की संख्या में लोग मुंबई को कूच कर रहे हैं। आंदोलन के नेता मनोज जारंगे जालना से मुंबई तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं। मार्च पुणे पहुंच गया था, इसके बाद अब मुंबई पहुंचने वाला है। मनोज जारंगे ने कहा है कि उनकी ये रैली गणतंत्र दिवस के दिन मुंबई पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा है अगर सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करती है तो वो मुंबई में भूख हड़ताल करेंगे। बता दें, पुणे में जो मराठा आंदोलन में भीड़ दिखी है उससे लगने लगा है कि मुंबई में बवाल होने वाला है। वहीं दूसरी ओर ओबीसी समाज सरकार को चेतावनी दे रहा है कि गलती से भी सरकार ने मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया तो 400 जातियां सड़क पर उतर जाएंगी। वहीं अदालत ने जारंगे और पुलिस को नोटिस थमा दिया है कि मुंबई की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ठाणे जिले के हैडेरी चौक में 15 अवैध निर्माणों पर एक्शन के बाद अब मीरा भाईंदर नगर निगम ने मुंबई में भी कार्रवाई की है। बीएमसी की यह कार्रवाई बिना जानकारी दिए दक्षिण मुंबई के मुस्लिम बहुल मोहम्मद अली रोड इलाके में की गई है। बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा, जहां कार्रवाई की गई है ये स्टॉल अस्थायी निर्माण है और कानूनी नहीं है, इसलिए हमने इन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया और बुधवार को सीधी कार्रवाई की है। बता दें, अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले रैली के दौरान मीरा भाईंदर इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि एक समुदाय के लोग रैली निकाल रहे थे और इस दौरान दूसरे समुदाय के लोगों से उनकी बहस हुई और हिंसा भड़क गई। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। मालदीव के दो विपक्षी पार्टियों के मुख्य नेताओं ने भारत को सबसे लंबे समय का साथी बताते हुए मुइज़्ज़ सरकार के भारत विरोधी रुख पर चिंता जताई है। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों का भारत के लिए खुला समर्थन ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले नई मालदीव सरकार ने हिंद महासागर में चीन के रिसर्च और सर्वे वाली जहाज को मालदीव के पोर्ट पर डॉक करने की अनुमति दी है। मालदीव की सरकार का ये चीन की जहाज को डॉक करने की इजाजत देने का ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार भारत विरोधी रुख अपना रही है। एमडीपी और डेमोक्रेट दोनों का मानना है कि विकास के भागीदार और खासकर देश के सबसे पुरानी सहयोगी को अलग करना देश के दीर्घकालिक विकास के लिए बुरा साबित होगा। देश की सरकार को मालदीव के लोगों के फायदे और विकास के लिए सभी भागीदारों के साथ काम करना चाहिए, जैसा कि मालदीव पारंपरिक रूप से करता आया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो रियाद में गैर मुस्लिम प्रवासियों के चुनिंदा समूह को शराब बेचने के लिए एक दुकान खोलेगा। 70 साल में ये पहली बार होगा जब सऊदी अरब में शराब बिकेगी। रियाद में शराब की दुकान के ग्राहक सीमित डिप्लोमेटिक स्टाफ होंगे। ये डिप्लोमेटिक स्टाफ सालों से सील बंद आधिकारिक पैकेज आयात करते रहे हैं। इसे डिप्लोमेटिक पाउच कहा जाता है। सऊदी के अधिकारियों का कहना है ये दुकान शराब के अवैध व्यापार को रोकेगी। सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध 1952 से है। तब किंग अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश डिप्लोमेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने चेक गणराज्य के टेनिस खिलाड़ी टॉमस मखाज और चीन के जैंग जिजेन को सेमीफाइनल मुकाबले में हरा दिया है। 3 मैच के सेट में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने टॉमस मखाज और जैंग जिजेन को 6-6, 3-6 और 7-6, 10-7 से हराया। इससे पहले जब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, तभी वो मेंस डबल्स की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बन गए थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।